हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लीज वेट। बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं सलोनी जी? थैंक यू। आप तो बहुत होनहार विद्यार्थी हैं। बस 12th में परसेंट कम हो गए, ऐसा क्यों? इसको तो कम ही बोलेंगे आपके मानदंड के हिसाब से। सर मैंने कोशिश की थी लेकिन उस वक्त थोड़ा पढ़ाई में तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अच्छा, ठीक है। और इतना बढ़िया बीबीए किया आपने, इसके आगे फिर जाने की कोशिश क्यों नहीं की, स्नातकोत्तर करने की? सर शुरू से मेरे मन में प्रशासनिक सेवा में आने के लिए ही था, इसीलिए मैंने एमबीए के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। तो सलोनी जी, हम आपके जिले पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो दादा धुनी वाले हैं, इनका मूल नाम बताइए कि क्या है, क्योंकि जनता तो इनको दादा धुनी वाले के नाम से ही जानती है। बड़े दादाजी का नाम श्री केशवानंद महाराज जी। केशवानंद महाराज जी, है ना? खंडवा में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हो गए। लाइक हम देखते हैं कि पहले धार्मिक पर्यटन तो था ही, अब कृत्रिम पर्यटन भी बना दिया। हनुवंतिया की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाना उसे कहाँ तक उचित है, क्योंकि गोवा का कल्चर ही अलग है और वो अपने कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। सर वो कल्चर के बेस पे उसको गोवा का नाम नहीं दिया गया है। जैसे गोवा में वाटर स्पोर्ट्स है, उनका लुत्फ हम यहाँ एमपी में उठा सकते हैं क्योंकि वहाँ जल महोत्सव आयोजित किया जाता है हर साल, इसलिए उसे गोवा कहा जाता है। एक जल सत्याग्रह भी हुआ था आपके खंडवा में। यस सर। कहाँ हुआ था ये जल सत्याग्रह? इंदिरा सागर जलाशय से शुरू हुआ था, घोघरा जल से। क्यों, क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये? नर्मदा नदी पर बनने वाले जो बड़े बड़े बांध हैं, उनसे जो विस्थापित होने वाले लोग थे, उनकी तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा था? बांध तो अभी भी है, और इंदिरा सागर को लेकर था या ओंकारेश्वर को लेकर था? सॉरी सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, है ना? ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी। भारत का पहला जल सत्याग्रह कह सकते हैं इसको। सॉरी सर, जानकारी नहीं है अभी आपको। ठीक है, मुझे ये बताइए, जलदीप योजना है, जलदीप योजना क्या है? सर क्या मैं अनुमान लगा सकती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो इंदिरा सागर जलाशय में रहने वाले जो मछुआरे हैं, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए चालू की गई थी। इंश्योरेंस मछुआरों के लिए इंदिरा सागर से प्रारंभ हुई, तो क्या इंदिरा सागर तक ही सीमित है वो? नो सर, पूरे एमपी गवर्नमेंट की है। आपने बीबीए किया हुआ है। अब हमारे पास दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी है। लघु उद्योग या हम वृहद उद्योग समझ सकते हैं। अब इनमें डिसेंट्रलाइजेशन हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा अधिक उपयोगी रूप से? सर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन करेंगे तो वहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि छोटे अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसको सेंट्रली भी चला सकते हैं अच्छे से, लेकिन जब वो बहुत बड़े स्केल पे हो जाती है तो एक इंसान के लिए उसको कंट्रोल कर पाना, मैनेज कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए डेलीगेशन वहाँ ज्यादा बड़ी। नेतृत्व का सिद्धांत, लीडरशिप, इसके अंतर्गत मुझे बताइए कि कौन कौन से प्रिंसिपल है लीडरशिप के? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही। लीडरशिप आपने पढ़ा होगा यस। मैनेजमेंट के दौरान, तो लीडरशिप में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या पढ़ा है लीडरशिप के बारे में? सर लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है एक पर्सन की कि वो दूसरों को इंस्पायर कर पाता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। प्रबंधकीय नेतृत्व और प्रशासकीय नेतृत्व दोनों में क्या डिफरेंस देखेंगे आप? अब चूंकि आपने प्रबंधकीय नेतृत्व तो पढ़ा होगा, मैनेजमेंट की स्टूडेंट है, और अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस है? सर प्रबंधकीय नेतृत्व में मैनेजरियल स्किल्स ज्यादा शो करेंगे जो लीडर्स रहेंगे, लेकिन जब प्रशासनिक सेवा की बात आती है तो उन्हें टीम वर्क के साथ साथ नेतृत्व करके एग्जाम्पल सेट करना होता है। वो जो करेंगे वो उनके साथ की टीम और उनके सबऑर्डिनेट्स भी करेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप अगर लीडरशिप पढ़ी है। सॉरी सर, मैं जी आपका जन्म 98 में हुआ है। यस। 98 की खास इवेंट्स याद है आपको कुछ? यस, पोखरण 2 टेस्ट हुआ था उस वक्त पे, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। आपके पिताजी का नाम गिरिराज हुआ है, इनके नाम से क्या साहित्यकार भी है, उनके बारे में कुछ जानकारी है? साहित्यकार, सॉरी सर नहीं। आपकी हॉबी में आपने लिखा है
कंटेनर गार्डनिंग, ये क्या होता है कंटेनर गार्डनिंग? जब भी पौधों को जमीन में न लगाकर हम किसी कंटेनर या जैसे गमलों में उगाते हैं तो उसे कंटेनर गार्डनिंग। आप क्या करती है कंटेनर गार्डनिंग? यस। वाटर कलर पेंटिंग्स पे भी आपने लिखा है, यस। तो आप करती हैं वाटर कलर पेंटिंग्स? यस। इंडिया के कुछ खास वाटर कलर पेंटर्स के नाम बताइए। सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। वाटर कलर पेंटिंग्स करती हैं आप इसके लिए। अच्छा, इंदौर में आर्ट एग्जीबिशन के लिए कौन सा स्थान है जहाँ पर लगाई जा सकती है? सर कैनरी आर्ट गैलरी है जो पलासिया पे है, वहाँ पे लगते हैं प्रदर्शन। बस एक ही। नहीं सर, और भी है, मैं नाम अभी याद नहीं कर पा अच्छा, पेंटिंग से इंदौर का बहुत कम जुड़ाव रहा है, क्या वजह है? कौन लोग हैं जो बहुत प्रोमिनेंट लोग? सर आर्ट फाइन आर्ट्स कॉलेज रहा है इंदौर में, जो डीडी देवलालीकर जी ने जिसको स्थापित किया था। उनके अंदर बहुत सारे अच्छे पेंटर्स हुए एमपी के, जैसे देवयानी कृष्णा जी, एनएस बेंद्रे, एमएफ हुसैन जी ने भी यहाँ पर आकर उनसे शिक्षा ली थी सर पेंटिंग की। आप क्या खंडवा से हैं? सर क्या खंडवा। क्या हरसूद सॉरी खंडवा से, खंडवा में आपका जन्म हुआ। क्या हरसूद बहुत चर्चा में रहा अक्सर, क्या वजह है हरसूद, क्या क्या कारण है? सर जब नर्मदा सागर बांध बना था तब वो डूब में आ गया था और बहुत सारे लोग विस्थापित हुए थे। उसके लिए लोगों ने बहुत आंदोलन भी चलाया था। फिर उनको एक नई जगह पर ले जाकर छनेरा में बसा दिया गया। सर वहाँ के लोगों के अभी प्रॉब्लम्स थी छनेरा में। सर उनको उस टाइम घर तो प्रोवाइड कर दिए गए थे जहाँ वो रह रहे हैं, लेकिन उनके अभी स्वामित्व जो मालिकाना हक है अभी भी वो उसके लिए लड़ रहे हैं और उनको जो प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो आज भी ऐसी खबरें आती हैं कि वो लोग अभी भी उस चीज़ के लिए परेशान हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट के स्टैंड है? सर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सबको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, लेकिन विलम्ब बहुत हो गया इस चीज़ में। कारण क्या है? हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन और जो विल पावर होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। ओके, आपने यहाँ लिखा है कि आवंटित पद का नाम है विज्ञापन में वर्णित पद। आपको चॉइस दी जाए तो कौन से पद के लिए आप चॉइस? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आप क्या जानते हैं? सर एक की रिवेन्यू डिपार्टमेंट का पद होता है जिसमें वो एमपी रिवेन्यू लैंड रिवेन्यू कोड के अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करता है। उसके अंडर में कौन कौन होते हैं, उसके ऊपर कौन कौन होते हैं? सर डेप्यूटी कलेक्टर के अंडर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उसके नीचे पटवारी और पटवारी हल्के में रहता है और उनसे नीचे हर गांव में कोतवाल रहता है। और आरआई नहीं होते रेवेन्यू इंस्पेक्टर? यस सर। और डिप्टी कलेक्टर का कैरियर प्रोग्रेशन क्या होता है? सर डिप्टी कलेक्टर के बाद जॉइंट कलेक्टर, उसके बाद जाकर आप बनते हैं अपर कलेक्टर और फिर डेप्यूटी डीएम आईएएस। वहाँ पर खत्म? नो सर, आईएएस के आगे सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल। It all depends on your age. Yes. Good. आपको अगर डिप्टी कलेक्टर नहीं मिली और दूसरी चॉइस मिली तो कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए? सर मैं महिला बाल विकास में भी जाना चाहूंगी अगर नहीं मिलता है, लेकिन मैं डेप्यूटी कलेक्टर के लिए फिर से ट्राई करूंगी। फिर से? यस। Okay. अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपने आप को प्लान कैसे करोगे? मतलब एक बार आपका हो गया है, इंटरव्यू तक आप आ गए, हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू डू अ सेल्फ असेसमेंट? सर मैं अपनी पुरानी गलतियों पे ध्यान दूंगी। सबसे पहले तो एनालाइज करूंगी कि कहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है जो मुझे डेप्यूटी कलेक्टर नहीं मिल पाया है। फिर मैं उसको रिवर्स इंजीनियर करके कि कहाँ कहाँ गलती हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी और फिर डबल मेहनत करके और फिर से अटेम्प्ट करूंगी। सलोनी, कंफर्टेबल? यस। कैसा लग रहा है आपको? अपने बारे में इस डेप्थ में जो चीजें लिखी हैं उससे अलग कोई चीज रेखांकित करना चाहेंगे बोर्ड के सामने? यस मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ी हूँ तो मैं बचपन 10 साल की उम्र से बाहर रह रही हूँ
उसकी वजह से काफी कुछ चीजें हैं मुझ में जो स्किल्स डेवलप हुई है, जैसे टीम वर्क करना, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के साथ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, एक अडाप्टिव नेचर है जो मुझे लगता है कि प्रशासनिक सेवा में मेरी बहुत हेल्प करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न यहाँ से उत्पन्न हुआ था, उसमें एबिलिटी शब्द का उपयोग हुआ है ना, आप में ये एबिलिटी है और आपने फिर अपने उत्तर के दौरान स्किल का उपयोग किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एबिलिटी और स्किल, अगर उसको हिंदी में कहते हैं क्षमता और कौशल, इसमें कोई अंतर है? यस मैम, स्किल जो होती है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से और आप जो सीखते हैं वो आपकी स्किल डेवलप करता है, और जो एबिलिटी होती है वो प्रेजेंट में हो सकती है, हम उसके कहते हैं प्रेजेंट का नोशन है कि आप अभी क्या चलो कर मैं इसको सकते और थोड़ा सरल करती हूँ ताकि और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाए। आपके पास सुनने की दक्षता है, क्या आपके पास श्रवण कौशल है? आपके पास लिसनिंग एबिलिटी है, हैं। Yes. क्या आपके पास लिसनिंग स्किल है? मैम, एबिलिटी का तो मतलब है कि मैं सुन सकती हूँ, हाँ। लेकिन लिसनिंग स्किल का मतलब मैं उसे कितने अच्छे से सुन सकती हूँ, कितने अच्छे से अप्लाई कर सकती हूँ ना। हम किसी बात को सुनते हैं तो चाहे न चाहे ध्वनि कानों से टकराती चली जाती है, लेकिन अब हम श्रवण की बात करते हैं तो सुनना, उसको समझना, धैर्यपूर्वक उसको विचार करना, दिमाग में मस्तिष्क में उसको रखना, उचित समय आने पर उसका प्रयोग करना और उसके बाद प्रयोग करने के बाद उचित स्थान पर फिर से रख लेना, तो ये श्रवण हो जाता है ना, जो हमको बाद में क्वेश्चन पेपर के समय करते समय याद नहीं आता है। तो श्रवण का कहीं न कहीं पर अभाव होता है, ठीक है ना। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। मुझे ये बता दीजिए कि अच्छे संप्रेषण के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए दो बातें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको लगती है, क्योंकि वहां भी आप अधिकारी बन जाएंगी तो संप्रेषण का तो सारा खेल ही है ना। तो क्या आपको महत्वपूर्ण लगती है दो चीजें? मैम, एक तो बोलने वाले का जो पर्सनालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाले आपकी बात से कितना इफेक्ट हुआ। पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं? पर्सनालिटी से आपका तात्पर्य क्या है? वो खूबसूरत दिखना चाहिए, उसको अच्छा पहनना चाहिए, या क्या मतलब? पर्सनालिटी से मतलब है कि हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ, कि अगर आप किसी के सामने खड़े हैं तो आप जहाँ खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपके अंदर एक कंपोजर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। खंडवा से आप आती हैं, संगीत में थोड़ी बहुत रुचि दिलचस्पी है? वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय से आप पढ़ी हैं तो को करिकुलर एक्टिविटीज वहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में होती हैं। तो बताइए, मैं संगीत से संबंधित कुछ प्रश्न करूँ या भाषा से संबंधित, चुनाव आपका है, और उसमें भी बता दीजिए हिंदी से पूछूं या अंग्रेजी से पूछूं? मैम, हिंदी भाषा। हिंदी से पूछ लो। तो मुझे ये बताइए, सलोनी, एक मुझे गीत याद आ रहा है तुम्हारे नाम से तो मैं वो पूछ लेती हूँ, है ना। सलोनी, सलोना, सलोनी का क्या अर्थ? सुंदर। सुंदर ना। एक गाना है आशा भोसले जी का, बहुत प्रचलित गाना है, सलोना सा सजन है और मैं, सुना है कभी? सुनना, बहुत प्यारा सा। पर खंडवा का ताल्लुक तो किशोर कुमार जी से है, उस पर प्रश्न आ सकते हैं, उनकी अच्छी तैयारी कर लेना, ठीक है ना, जरूर से कर लेना। तो वो आपके जो इंटरव्यू में निश्चित रूप से खंडवा से हैं तो किशोर कुमार जी पर प्रश्न आएंगे। मुझे आप ये बताइए कि हम वर्णमाला में जो है एक इस्तेमाल होता है वर्ण, है ना, और एक होता है अक्षर। क्या अक्षर और वर्ण में कोई अंतर है या समानार्थी शब्द है? मैम, अक्षर में व्यंजन भी आएंगे, जो व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ जाते हैं, और वर्ण जब वो में हलंत रहते हैं तब वो वर्ण। एक प्रश्न ध्यान से सुनिए, अक्षर और वर्ण में कोई अंतर है या दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं? सॉरी मैम, मैं और डिटेल में अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होता, जब हम बोलते हैं तो वो अक्षर है, और जब उसको लिपिबद्ध किया जाता है तो वो वर्ण है, इसलिए वर्णमाला होती है, अक्षरमाला नहीं होती, है ना। मुझे प्रपोजिशन पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, तो 12th तक तो इंग्लिश पढ़ी ही पढ़ी। इन और इनटू, इनका उपयोग करके दो वाक्य बना दीजिए। इनके लिए तो आई एम लिविंग इन इंदौर हो सकता है, जी। और इनटू के लिए
आई एम लुकिंग इनटू इट. इफ यू आर लुकिंग इनटू मैटर, वहाँ पे आप इनटू यूज करेंगे, वहाँ इन नहीं यूज करेंगे. अंतर उपयोग आपने सही किया, पर आपने क्यों किया ये मालूम है ना आपको, है ना. अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उपयोग ONE 1 से लगाकर 999 तक एक बार भी नहीं होता? ऐसा कौन सा वॉवल है, प्रश्न सुधारती हूँ, जिसका उपयोग 1 से लगाकर 999 तक एक बार भी नहीं होता? Is it A? अनुमान लगा रही हैं यहाँ पर, सही है आपका अनुमान, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, है ना. ठीक है, ऑल द बेस्ट सलोनी.